दोस्तों सोशल मीडिया केवल और केवल अमेरिका का ये सॉफ्ट पावर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा टूल है जिसके द्वारा नैरेटिव बनाया जाता है, नैरेटिव बदला जाता है और अपने हिसाब से लोगों को मोल्ड किया जाता है। अब दोस्तों नेपाल ने एक बड़ा ही साहसिक कदम उठाया जिसके अंतर्गत उन्होंने यूएस सोशल मीडिया फर्म्स को बैन कर दिया। कारण था, नेपाल ने अपना एक आईटी एक्ट जैसा एक प्रोविजन वो लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने कहा था जितने भी सोशल मीडिया फर्म्स हैं, अगर आप नेपाल में ऑपरेट करना है तो आपको नेपाल में अपनी ऑफिस बनानी होगी और नेपाल के द्वारा जो भी कंप्लायंस होगा, अगर फेक न्यूज़ है, बाकी चीज़ें हैं, तो आपको वो हटानी होगी। अब दोस्तों एक भी अमेरिकन कंपनी ने हामी नहीं दी और इसको एक्सेप्ट नहीं किया। नतीजन नेपाल ने इसे बैन कर दिया। अब आप अमेरिका के सोशल मीडिया फर्म्स को बैन करेंगे तो ये कैसे सोच लिया था कि इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। दोस्तों नेपाल में भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग तक पर सीज करने का प्रयास किया गया। नेपाल में शूट एट साइट ऑर्डर दे दिया गया है। नतीजन कई लोगों के जान जा चुके हैं अब तक। आप देख सकते हैं इस प्रोटेस्ट को नाम दिया जा रहा है जेन जी प्रोटेस्ट, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं अधिकतम इसमें युवा हैं जो कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया हमारे जीवन की कहीं ना कहीं आप देखें तो लाइफलाइन थी और उसको आपने यहाँ पे बाधित कर दिया है। और नेपाल के जेन जी स्ट्रीट्स में हैं और वो कह रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं, हम नेपाल में फैले करप्शन के भी खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कैसे नेपाल के पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने घुसने का भी प्रयास किया और उसके बाद जैसा पुलिस ने नेपाल की वहां पे शूट एट साइट का ऑर्डर मिला और इस भीड़ के ऊपर गोलीबारी भी चलाई गई है। नतीजन दोस्तों यहाँ पे अब तक 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 100 से अधिक इंजर्ड हैं। नेपाल की मीडिया की माने तो ये नंबर्स और अधिक हो सकता है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों जिस रास्ते नेपाल जा रहा है, बांग्लादेश की शेख हसीना ने भी कुछ ऐसा ही किया था। एक प्रोटेस्ट था, जेन जी यानी वही स्टूडेंट्स का ही प्रोटेस्ट था। आप देख सकते हैं अल जजीरा का ये मीडिया न्यूज़ है जिसमें जेन जी प्रोटेस्ट तब भी शब्द का प्रयोग किया गया था। आज जो प्रयोग नेपाल के लिए किया जा रहा है और आपने देखा कैसे हाई हैंडेड अप्रोच के पालन करने से जो प्रोटेस्ट था वो रुकने के बजाय और बड़ा हो गया। ये हमने भारत में देखा है, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट होता है तो आप कभी भी हाई हैंडेड अप्रोच नहीं देखेंगे कि लाठी चार्ज तक भी लास्ट रिजॉर्ट रखा जाता है, वो भी आप नहीं देखेंगे। प्रोटेस्टर ने सड़क जाम करके रखा है, करने दो, हम झेलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हाई हैंडेड प्रोटेस्ट का नतीजा जो बांग्लादेश ने देखा, क्या वैसा ही कुछ नेपाल में केपी ओली भी देखेंगे? क्या इसके पीछे अमेरिका है? क्या यहाँ पे पावर टसल चलता है यूएस और चाइना के बीच में? आइए सब कुछ आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। आपके लिए हफ्ते के अंत में हम हर सैटरडे शाम को 7 बजे वीकली न्यूज नेविगेटर लेकर के आए। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस एक दिन में कवर करते हैं, बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। पिन कमेंट में इसका लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा समझते हैं हुआ क्या। आज जो प्रोटेस्ट है ये चिंगारी कहां से, ये तो चिंगारी का नतीजा है, आग लगते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ दोस्तों? वो कारण है सोशल मीडिया बैन। नेपाल की अगर आप सरकार की बात करें तो उन्होंने एक सोशल मीडिया के नए रेगुलेशन पास किए जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा जितने भी फॉरेन सोशल मीडिया कंपनीज हैं, यदि वो नेपाल में ऑपरेट करते हैं तो उनको नेपाल की सरकार के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब है लोकल ऑफिसेज नेपाल में बनाने होंगे, जो भी एड रेवेन्यू से आप पैसे कमाएंगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कुछ ऐसी बात है जिसके खिलाफ ट्रंप है। आपको बता देता हूं, यू का जो डिजिटल टैक्सेशन लॉ है जिसके द्वारा यही गूगल, मेटा, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके ऊपर अगर आप रेवेन्यू कमा रहे हैं तो टैक्स लगेगा, ये बात रखा गया है और इसी के खिलाफ ट्रंप है, वो कहते हैं ये अनफेयर टैक्स है। तो नेपाल ने ये दुस्साहस किया जिसके लिए ट्रंप यूरोप को डरा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, लेकिन बहुत जायज मांग है। हर देश को यह मांग होनी चाहिए कि आप हमारे देश से यदि पैसा कमाते हैं तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। खैर यहाँ पे दोस्तों उसके सिवा नेपाल ने कहा इन सारे डेटा कंपनीज, डिजिटल मीडिया कंपनीज को लोकल लॉज के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया? नेपाल सरकार बोले ये जो न्यूज है फेक न्यूज है, इसको हटाइए, तो हटाना पड़ेगा। यूजर की कुछ डेटा शेयरिंग की डिमांड होगी, कुछ अगर आप देखें तो कंप्लायंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो वो करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो प्रावधान है ना, अगर आप देखें तो भारत में भी कुछ ऐसे प्रावधान है, नॉट एग्जैक्टली द सेम। हमारा जो डिजिटल डेटा प्राइवेसी बिल है उसमें आईटी एक्ट में जो हमने प्रावधान डाले थे, कुछ ये सारी चीजें डाली गई हैं हमारे यहाँ भी। आपको याद होगा ट्विटर को बड़ी दिक्कत हो रही थी लोकल ऑफिस भारत में बनाने में और उसको कंप्लाई करवाने में हमारे लॉज के अनुसार। तो यहाँ पे नेपाल ने भी एग्जैक्टली वही किया। तो ये मांग में जो केपी ओली की आप भले लाख बुराई करें, लेकिन ये जो किया गया है ये कोई ऐसी अनबायस्ड या ऐसी कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो कि गलत है। हर देश को करना चाहिए। उनके यहाँ यदि कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है तो कोई भी कंपनी किसी देश के लॉ के दायरे के बाहर रह के काम नहीं कर सकती। खैर दोस्तों यहाँ पे हुआ यूं
26 मेजर प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम, इन सब ने कंप्लाई करने से मना कर दिया। और इसके साथ अगर आप देखें तो कुछ एप्स जैसे कि टिकटॉक, वाइबर और अन्य चाइनीज एंड अदर एशियन एप्स ये सब इसका पालन करते हुए दिखे। नतीजन ये हुआ, नेपाल ने कहा जो पालन करेगा वो नेपाल में रहेगा, जो नहीं करेगा उसको बंद कर दिया जाएगा। नेपाल सरकार ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को बोल दिया कि आप इन एप्स को ब्लॉक कर देंगे जो कि रजिस्टर अब तक नहीं किए हैं हमारे इस पर्टिकुलर प्रोविजंस के साथ। तो उनको जैसे ही रातों रात बैन किया गया, उसके बाद दोस्तों ये प्रोटेस्ट ट्रिगर किया है। नेपाल ऑफिशियल्स का कहना है कि देखिए जो मूव है, इसके द्वारा हम जो हार्मफुल कंटेंट सोशल मीडिया में फैलता है, फेक न्यूज हो गया, इन सब के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके सिवा जो बिग टेक कंपनीज हैं वो नेपाल को अकाउंटेबल बने। इसके सिवा जो टैक्सेशन है वो कह रहे हैं ये बड़ा फेयर है, और इसके द्वारा नेपाली यूजर्स कि जो आप डेटा से पैसे कमाते हैं, उससे एड रेवेन्यू से जो पैसे कमाते हैं, आपको उसी पे तो टैक्स देने की बात हो रही है, तो आप लोकल टैक्सेस क्यों नहीं देंगे? तो ये मांग रखी गई। खैर दोस्तों, एक तरफ ये प्रोटेस्ट, एक तरफ ये बैन होना था, दूसरी तरफ तुरंत दोस्तों ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया, जेन जी प्रोटेस्ट। करप्शन, नेपोटिज्म, नो मोर नेपो बेबीज और ये सारी मांगे उठनी शुरू हो गई। प्रोटेस्ट दोस्तों नेपाल के काठमांडू में शुरू हुआ। वहां की मीडिया की माने तो अन्य शहरों में भी प्रोटेस्ट फैल चुका है। और मंडे को अगर आप देखें तो जो युवा हैं, जेन जी हो गए, जो अभी 26 वर्ष से कम आयु के हैं, तो आप में से कौन जेन जी है एक बार कमेंट में बताइएगा। तो उन सभी को कहा गया कि आप जाइए, जाके सड़क पे खड़े हो जाइए, और वो सब सड़क पे जाके चक्का जाम करना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा सोशल मीडिया को बैन करना बेहद गलत है, और जल्दी अन्य इश्यूज भी इस प्रोटेस्ट में ऐड कर दिए गए। करप्शन, नेपोटिज्म जो नेपाल पॉलिटिक्स में दिखती है, तो उसी को इन्होंने ऐड किया। नेपाल के जेनजी की अगर हम बात करें, अर्बन यूथ की बात करें, नेपाल ही क्यों, भारत की भी बात अगर हम करें, तो सोशल मीडिया डेली लाइफ का हिस्सा है। व्हाट्सएप हो गए, अन्य मैसेंजर हो गए, उससे हम कम्युनिकेशन डे टू डे उसी पर करते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, एक्सप्रेशन वहां से, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं वहां पे दिखाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जैसे आप करते हैं, एजुकेशन के लिए, म्यूजिक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। लिंक्डइन का करियर नेटवर्किंग के लिए करते हैं। ओवरनाइट कल तक कोई ऐप चल रहा है, अचानक से आज जो 26 के 26 ऐप्स बैन कर दिए गए, तो इसके बाद लोगों में एक आक्रोश हो गया। उन्होंने कहा ये कम्युनिकेशन कट ऑफ किया गया हमारा, एंटरटेनमेंट बंद हो गया, स्टडी टूल्स बंद हो गए हैं, ऑनलाइन बिजनेस इंपैक्टेड हो गया है, जिस वजह से ये स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो सड़क पर आ गए। अब दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो ट्रस्ट डेफिसिट गवर्नमेंट के साथ है, वो एक बहुत बड़ा कारण है इन प्रोटेस्ट का। अगर सरकार कन्वे नहीं कर पा रही कि देखिए ये जो कंपनीज हैं हमारे सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इस वजह से हमने इनको बैन किया है, तो ये बात लोग समझते। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा इरोड हो गया है। कहीं ना कहीं वहां की जो डेमोक्रेसी है, बड़ी यंग डेमोक्रेसी है, 2008 के बाद से ये जो देश कहीं ना कहीं रिपब्लिक की ओर आगे बढ़ना शुरू हुआ, उसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा ही नहीं है। नेपाल में सरकारें बदलती रहती हैं, हर 2 साल में, कुछ कई बार तो 6 महीने में बदल जाती है, लेकिन लोग वही चुन के आ रहे हैं। लोगों को यही कहना है कि ये तो म्यूजिकल चेयर खेलते रहते हैं आपस में। आप अगर देखें तो प्रचंड माओइस्ट है, माओइस्ट सेंटर 2008, 2016, 2022 से 24 यही पीएम रहे। केपी शर्मा ओली सीपीएन यूएमएल के हैं, 2015-16, 18 से 21, 24-25 में रहे। फिर वही देखिए माधव कुमार 2009 से 11 रहे, सोशलिस्ट हैं। नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर देउबा 95 से 97, 2001 टू 2, 2004 टू 5, 2017 टू 18, 2021 से 2022, यानी कि यही लोग चुन चुन के आ रहे हैं। क्योंकि अब उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि कोई सरकार यहां पे मेजोरिटी लेके आ ही नहीं पाती है, कोएलिशन बनती है तो सारी सरकार यहां पे डिलीवरी सर्विसेज डिलीवरी करने के बजाय, गवर्नेंस डिलीवर करने के बजाय अपनी गद्दी ही बचाने में लगी रहती है। और इसमें यही लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को कोएलिशन देते हैं, कहते हैं इस बार तुम बन जाओ, अगली बार हम बन जाएंगे। तो इससे हो क्या रहा है, लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं केपी ओली के खिलाफ इसके सिवा अन्य आक्रोश भी है। ये अगर आप देखें तो वो लीडर हैं जो कि गवर्नेंस पे ध्यान नहीं देते, पावर स्ट्रगल में ही लगे रहते हैं, नेपाल के लोगों को अलग अलग शगुफा छोड़ते रहते हैं कि भारत का लिम्पिया धुरा हमारा, लिपु लेख हमारा, चलो इस पे तुम लग जाओ। तो इस तरीके से लोगों को डाइवर्ट करते हैं। तो ये डाइवर्जन ज्यादा दिन नहीं चलता। नेपाल के युवा देख रहे हैं कि पुराने ओल्ड पॉलिटिकल एलिट हैं, आपस में ही म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, गद्दी में बैठ रहे हैं। और केपी शर्मा ओली के अंदर नेपाल में बहुत सारे करप्शन के कंट्रोवर्सीज आए हैं। फेक भूटानीज रेफ्यूजी स्कैम है, कोविड-19 प्रोक्योरमेंट में करप्शन है, चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दुनिया भर के करप्शन के केसेस हैं। तो इसके साथ लोगों में एक नाराजगी है। वो देख रहे हैं कि अब तो ओली जब सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं तो नेपाल को तो चाइना की तरफ ही भेज दिया जा रहा है।
पूर्ण रूप से अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हो जा रही हैं। ओली सुप्रीम कोर्ट से भी क्लैश करते हैं, मीडिया क्रिटिक्स को भी साइलेंस करते हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया में हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, इसलिए इसको बैन किया जा रहा है। तो ओली का जो बैन है वो भी कह रहे देखो केवल और केवल यूएस सोशल मीडिया जायंट्स को टारगेट किया, चाइनीज टिकटॉक वगैरह को नहीं किया। यह दिखाता है कि ओली नेपाल को, जहां तक बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, चाइना बना रहे हैं, तो लोग सड़क पर उतरे हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर हम देखें ना, तो क्या इसमें फॉरेन पावर्स का इन्वॉल्वमेंट है? देखिए नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने साफ साफ कहा, मैंने सुना प्लान्ड जेनजी रिबेलियन चल रहा है। हम इन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है, हम लॉलेसनेस, एरोगेंस और हमारे देश को नीचा दिखाने के खिलाफ हैं। लेकिन यहां पे जो कहा प्लान्ड जेनजी रिबेलियन, ये कहना चाह रहे हैं कोई फॉरेन पावर्स इसके पीछे हैं। हालांकि एट दिस स्टेज इस जेनजी प्रोटेस्ट को यूएस लेड कलर रिवॉल्यूशन कहना, देखिए इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। हालांकि नेपाल के टाइज चाइना के साथ केपी ओली में तेजी से आगे बढ़े हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम ऐसे आरोप लगाएंगे तो ये स्पेक्युलेटिव है। कहीं ना कहीं अभी हमारे पास तथ्य इसके पीछे नहीं है, लेकिन हमने देखा है तथ्य धीरे धीरे आने में समय लगता है, कुछ दिनों बाद शायद प्रूफ भी आ जाए, लेकिन अभी हम रिफ्रेन करेंगे। नेपाल का दोस्तों लंबा इतिहास रहा है जिसमें यूएस और चाइना फंडेड प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अभी कुछ साल पहले की बात है, यूएस एड से नेपाल में डोनेशन आ रहा था तो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसे ही आप देखिए तो चाइना के ज्यादा करीब जाते तो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं। कारण क्या हो गया है, जब ये छोटे देश अपनी सोवरेनिटी मेंटेन नहीं करते तो ये फॉरेन पावर्स के लिए प्लेग्राउंड बन जाता है। और आप अगर भारत की छत्रछाया में नहीं रहेंगे, आप यहां पे यूएस और चाइना को इन्वॉल्व करेंगे और आप सोचेंगे कि आप इन बड़े प्लेयर्स को मैनेज कर लेंगे अकेले, तो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप भारत की छत्रछाया में रहते तो आपके यहां इन सबको हम पनपने कभी भी नहीं देते, लेकिन आपको तो केवल और केवल जियोपॉलिटिकल गेम के लिए टर्फ बना के रखा है इन्होंने, और उसी का नतीजा जो आप देख रहे हैं। खैर क्या इसके पीछे कोई फॉरेन पावर है वो कुछ समय बाद ही पता चलेगा, लेकिन सुशांत सरीन साहब बड़े जाने माने ओआरएफ के, अगर आप देखें तो ये रिसर्चर हैं, फॉरेन पॉलिसी में तगड़ी पकड़ रखते हैं। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस पे टेक आया है, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। तो नेपाल का नंबर आ गया, अगर हम कुछ मिस कर रहे हैं ना तो कुछ मैसिव प्रोटेस्ट इरप्ट हो रहे हैं सड़कों पर, बस एक स्पार्क लगता है, एक स्पार्क होता है, और हमने देखा कैसे श्रीलंका, कैसे बांग्लादेश और अब नेपाल में, और इसके बाद फिर इंडोनेशिया में देखा, म्यांमार में देखा, ये कैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। हमने देखा भारत में भी इसका प्रयास किया गया, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग हुआ। हमने देखा कैसे सरकार पैरालाइज कर जाती है, करे तो करे क्या। हमारे पास इमेजिनेशन ही नहीं है कि इन मूवमेंट्स के खिलाफ क्या एक्शन किया जाए। हमारे यहाँ यही चलता है कि पब्लिक को ना थोड़ा सा स्टीम है, वेंट करने दो, बोलने दो, एक समय के बाद वो भी शांत हो जाएंगे, चीजें समझ जाएंगी। लेकिन कई बार ये मूवमेंट कुछ बड़े में स्नोबॉल कर जाते हैं, यानी वो छोटा सा स्पार्क धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ी आग लग जाती है। तो यहां पे उनका यही कहना है, क्या गवर्नमेंट्स इग्नोर करते हैं कि कैसे सड़कों पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी क्या ये अनअवेयर है कि कहां से ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं, कौन एट दी बॉटम है जो काम कर रहा है। क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जानती हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस में क्या हो रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी गैदरिंग्स होती है उनमें क्या होता है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स वो क्या कर रहे हैं। ये तो अपनी ह्यूब्रिस में जीते हैं, यानी कि अपनी उनकी एक अलग एरोगेंस है, हमसे मजबूत कोई हमसे थोड़े ही लड़ सकता है, तो इस प्रकार के ह्यूब्रिस में जीते हैं, सड़कों को इग्नोर करते हैं। और जो ट्रबल मेकर्स भी होते हैं ना, उन्हीं को सरकारें आती हैं, इंसेंटिवाइज भी कर जाती हैं। उन्होंने मुंबई का एग्जाम्पल दिया, अभी जो मराठा रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट हुआ उस संदर्भ में, और आप उन्हीं को अलाउ कर देते हैं कि मुंबई जैसी हमारी फाइनेंशियल कैपिटल को आप हॉस्टेज बना दें इतने दिनों तक। तो सवाल उठता है, इनको कौन बैक करता है, कौन इनको फंड करता है, क्या ये फंडिंग ट्रेस नहीं हो सकता। क्या हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जानते नहीं है ये लोग कौन है, जो अचानक से रातों रात आते हैं, हीरो बन जाते हैं, कोई नहीं जानता इनको, गुमनामी में जीने वाले लोग। क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इनको जानती नहीं है, या फिर वो लोग बस इसको अपने ह्यूब्रिस में इग्नोर करते रहते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी सोचना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, इसके पीछे फॉरेन पावर है या ये सच में ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट हो रहा है केपी ओली के खिलाफ। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए हम बहुत जबरदस्त ऑफर लाए हैं। 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे टीचर्स डे सेल है, लेकिन ये 11 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा उठाएं। 1 साल की आपको इसमें सब्सक्रिप्शन मिल रही है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। लेकिन अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो केवल 24,999 में स्टार्ट होती है, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप फ्री एक्सेस लेकर के आए हैं मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स में पास कर गए तो आपके लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें क्या है कि आपकी मेंस की तैयारी हम ऑफलाइन कराएंगे, रहना खाना सब कुछ अनअकैडमी देगी, पढ़ाना लिखाना, मेंटरशिप देना, टेस्ट सीरीज देना, सब कुछ हम कराएंगे। अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा क्रैश कोर्स का,
प्री एंड मेंस अगले साल का जो भी रहेगा, ताकि आप अगले साल प्रीलिम्स क्लियर करें और फिर मेंस रेजिडेंशियल का भी फायदा उठा सकें जब भी वो रहेगा। तो मेक श्योर आप जुड़ें, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, फिर चला जाएगा। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। 80 से अधिक रैंकर्स हैं जो इसका फायदा उठाएं, तो आप इसे मिस बिल्कुल भी ना करें।